नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन पाठशाला एकेडमी में, जहां हम विज्ञान को समझते हैं आसान भाषा में पूरे एग्जाम फोकस के साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का एक बेहद ज़रूरी चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। और सबसे खास बात है, इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ 2 वीडियो में पूरा करेंगे। इस पहले वीडियो में आप जानेंगे जैव प्रक्रम क्या होते हैं, पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक पोषण का फर्क क्या होता है। और हम दूसरे वीडियो में लाएंगे एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो बचे हुए टॉपिक है उनको हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे सेकंड वाले में। तो आप सब वीडियो देखें, ध्यान से देखें और नोट्स बनाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। हम जैव प्रक्रम को समझते हैं आसान भाषा में कि जैव प्रक्रम क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, जैव प्रक्रम क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम वे आवश्यक कार्य होते हैं जो जीवों को जीवित रहने और वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। जैव प्रक्रम की बात करते हैं दोस्तों अगर, तो जैव प्रक्रम जो है वे प्रक्रियाएं होती हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीवित कैसे रहते हैं, हमारा शरीर कैसे चलता है? तो आइए हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। आप सांस लेते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, या कैसे हो पाता है? यह सब एक जैव प्रक्रम की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होते हैं। ये वे प्रक्रियाएं होती हैं जिनकी सहायता से कोई जीवित प्राणी जीवित रहता है और अपने कार्य करता है। जीवित रहता है और अपना कार्य करता है, तो उसे जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आप पोषण आ जाता है, श्वसन आ जाता है, परिवहन आ जाता है, उत्सर्जन आ जाता है। श्वसन को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं, पोषण को न्यूट्रिशन के नाम से, और परिवहन जो होता है यह एक चलन की प्रक्रिया होती है। उत्सर्जन जो होता है यह भी एक माध्यम है, जो कि जैव प्रक्रम के 4 प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं पोषण, न्यूट्रिशन क्या है। अगर आप लोग यहाँ पर न्यूट्रिशन समझने की कोशिश करेंगे तो न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करता है और उसे अपने शरीर में उपयोगी रूप से परिवर्तित करता है। पोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन प्राप्त करता है और वह अपने शरीर में अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा उसे पहुंचाता है और अनेक रूपों में प्रयोग लेता है, विभिन्न प्रकार के तरीकों से। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल में जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। यह स्वपोषी और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल जो हरे पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, और यह जो होते हैं स्वपोषी पोषण होते हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मनुष्य जो है भोजन खाकर पचाता है। जो मनुष्य होते हैं भोजन को खाकर पचाते हैं। परपोषी पोषण जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। परपोषी में स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी जो होते हैं मनुष्य भोजन खाकर भोजन पचाते हैं, परपोषी के अंदर हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत आते हैं। पोषण के प्रकार की बात करते हैं तो एक स्वपोषी होता है और एक परपोषी होता है। स्वपोषी को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, परपोषी जो होता है इसे हम हेटेरोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक बात कर लेते हैं कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, तो स्वपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं और सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल से बनाते हैं। आमतौर पर प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से यह बनाते हैं। आमतौर पर जो होता है यह स्वपोषी पोषण जो होता है प्रकाश की किरणें जो आती है उनसे अपना भोजन की सहायता से भोजन बनाते हैं। ऐसे जीव जो स्वपोषी होते हैं, ऐसे जीवों को हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो
एल्गी, कुछ बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है जो कि यह है कि किस स्वपोषी के अंतर्गत जो कि दर्शाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है प्लस यह 12 H2O जल, दोनों से रिएक्शन कराया जाता है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर आपका ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन प्लस 6H2O जल, यह फार्मूला आपका बनकर तैयार होता है, जो कि एक स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाओं के बारे में। जो प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशीय चरण, जो कि लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और नंबर 2 की बात करते हैं अंधकार चरण, जो कि डार्क रिएक्शन में होता है, जो कि बिना प्रकाश के भी चलता है, जिसे बोलते हैं कैल्विन साइकिल। इसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनके हम स्वपोषी के जो स्वपोषी पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण के मुख्य कार्य और फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वपोषी पोषण के मुख्य कार्य फंक्शन के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना। सबसे पहला पॉइंट जो है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य की ऊर्जा से ग्लूकोज में बदलना। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है वह सूर्य की उपस्थिति में या ग्लूकोज में बदल देता है। और नंबर 2 की बात करते हैं तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करना। यह जो होता है नंबर 2 में, तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करता है। उसके बाद वायुमंडल की गैसों का संतुलन बनाए रखता है। जो वायुमंडल में हमारी गैसें पाई जाती हैं वह उनका संतुलन को बनाए रखता है। और जीवों की जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करना, और जो स्वपोषी होती है इसमें जो जीव जो होते हैं खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करना, ये प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर में होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, टर्सरी प्रोड्यूसर और ऐसे टेटर प्रोड्यूसर मतलब बढ़े जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन उत्सर्जन की। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन उत्सर्जन जो होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर अगर आप पत्तियों को देखेंगे तो पत्ती जो है ग्रीन होती है, पत्ती जो है ग्रीन है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से यहाँ पर इसमें पत्ती की जो बीच वाला भाग है यहाँ पर आप देखेंगे इसे मध्यशिरा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो इसके बीच का भाग है इसे पड़पटल बोलते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसे शिरा बोलते हैं। मोम क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है। फ्लोएम और जाइलम यहाँ पर उपस्थित है। संवहन मंडल उपस्थित है, जो कि तो पत्तियों में ऐसा उपस्थित होता है कि जो जल और खनिज पोषण को इन सबको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ले जाने का कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप की जो हरी पत्तियां होती हैं मतलब ग्रीन लीफ होती हैं, क्लोरोफिल से युक्त होकर सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती हैं। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है मतलब नील हरी शैवाल होता है, जल में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है वह जल में जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जल में आपको प्रकाश संश्लेषण करते हुए दिखाई होती हैं, जो कि इनका फंक्शन होता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे देखेंगे। अब हम नंबर 2 पे बात करते हैं परपोषी पोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे कि परपोषी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, इसलिए वे अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं।
ऐसे जीवों को हम परपोषी या हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। ये भोजन निगलते हैं, चूसते हैं या सड़न से प्राप्त करते हैं। ये भोजन जो होते हैं, मतलब ये जो भोजन आप मतलब प्राप्त करते हैं, ये निगलते हैं, चूसते हैं या सड़न से प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें मनुष्य आते हैं, जानवर, फफूंद, अमीबा और जू आदि। जू और आदि। यहाँ पर आप देखेंगे खाद्य कण जो केंद्र जो अमीबा है, अमीबा को आप देखेंगे तो इसमें न्यूक्लियस उपस्थित है। न्यूक्लियस उपस्थित है। ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, इसका फूड मटेरियल है, जिसे बोलते हैं खाद्य कण। अब यहाँ पे आप देखेंगे पादप अथवा कूटपाद जो होता है न्यूक्लियस केंद्रक उपस्थित है। अब जो यहाँ पर खाद्य कण है वह यहाँ पर आकर इसके मुंह में चला गया है। अब उसके बाद आप देखेंगे अगला प्रोसेस, सी प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस उपस्थित है, खाद्य कण जो है इसके अंदर प्रवेश कर चुका है। खाद्य रिक्तिका जिसे बोलते हैं वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर जो होता है फूड पार्टिकल चला गया है। अब यहाँ पर एक पूर्ण रूप से अमीबा जो है विकसित तो हो गया है, जो आपको इस डायग्राम के माध्यम से पता चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों परपोषी पोषण के मुख्य कार्य। बात करते हैं परपोषी पोषण के मुख्य कार्य फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये जो होते हैं अन्य जीव से भोजन प्राप्त करना। क्या? अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करना। भोजन का स्रोत बाहरी होता है, जैसे पका हुआ खाना अन्य जीव ना, अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन का स्रोत जो होता है बाहरी होता है, जैसे पका हुआ खाना अन्य जीव से। भोजन को पचाना, डाइजेशन सिस्टम जो होता है पाचन क्रिया द्वारा भोजन को सरल अवयवों में तोड़ते हैं ना। जो हमारा पाचन होता है, पाचन को यह एक जटिल रूप होता है, जो कि वह जाने के बाद उसे एक सरल रूप में तोड़ने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पचे हुए भोजन से श्वसन के माध्यम से एटीपी ऊर्जा बनाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जो कि एनर्जी के रूप में कार्य करता है। और पचे हुए भोजन से श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर एटीपी ऊर्जा बनाते हैं। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ पर आप देखें जो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि जीवित रहना और विकसित करना। नेक्स्ट जो है जीवित रहना और विकसित करना। शरीर की वृद्धि, मरम्मत और कार्य करने की क्षमता मिलती है। शरीर की जो वृद्धि होती है, मरम्मत और कार्य करने की क्षमता मिलती है। जीवित रहना और विकसित करना। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो मनुष्य जो होता है रोटी सब्जी आदि खाते हैं। अमीबा की बात करते हैं, भोजन को अपने अंदर घेर कर पचाता है। अमीबा जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो कि फूड पार्टिकल्स है जो है इसके अंदर अपने अंदर लेकर घेर कर उसे पाचन की क्रिया करता है। बात करते हैं जू मच्छर जो होते हैं खून चूसते हैं। फफूंद जो होते हैं सड़े गले पदार्थों से पोषण लेते हैं। और अमीबा का ये जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट, मतलब कि इसका जो कैरेक्टर्स है, ये क्या काम करता है, जो फूड पार्टिकल्स होता है वह उसे एक घेरे में बनाकर तो निगल तो लेता है। पहले जो अमीबा होता है फूड पार्टिकल तो पहले अपने अंदर ले लेता है, लेने के बाद उसे पचा नहीं पाता है, वह उसे घेर कर रख लेता है, तब उसके बाद में पचाने की प्रक्रिया को पचाता है बाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या कार्य है। अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर आप देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र एक जटिल जैविक तंत्र है, जो भोजन को पचाकर उसे सरल घुलनशील रूप में बदलता है, ताकि शरीर उसे ऊर्जा व पोषक तत्व के रूप में उपयोग कर सके। पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। पाचन का है कि जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। आप इतना आसान भाषा में याद कर लीजिए कि जटिल भोजन जो होता है हमारे शरीर में, जटिल भोजन को ही सरल भोजन में बदलने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। अब पाचन जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे यह तंत्र मुंह से शुरू होकर गुदा तक चलता है। जो पाचन आपका शुरू होता है मुंह से लेकर एनस तक या गुदा तक चलता है। इसमें पाचन नलिका और सहायक अंग दोनों शामिल होते हैं। इसमें जो पाचन नलिका आपकी होती है और सहायक अंग जो होते हैं दोनों शामिल होते हैं। अब जो आपका पाचन तंत्र होता है यह आप देखेंगे मुख से लेकर जिह्वा से लेकर, मतलब मुख से लेकर आपका एनस तक गुदा द्वार तक यह प्रक्रिया जो होता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस के द्वारा चलता है।
इसे जो बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं, जो कि जिसे ग्रसिका बोलते हैं, जिसे ओसोफेगस के नाम से जानते हैं। इसी के माध्यम से आपका भोजन आता है, जो कि एक फूड पाइप का काम करता है। यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें सिर्फ आपका भोजन स्टमक तक जाता है या आमाशय तक जाता है, पहुँचाने का कार्य करता है। इसमें भोजन जब जाता है तो यह प्रकुंचन के दाब मतलब कि सिकुड़ता हुआ जाता है। तो जो सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं प्रकुंचन दाब। और जो आपका पाचन होता है, पाचन आपका 2 प्रकार का होता है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे पाचन जो होता है, पाचन आपका 2 प्रकार का होता है। पाचन जो होता है आपका दोस्तों, पाचन जो होता है आपका पाचन आपका 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक पाचन, एक होता है भौतिक पाचन, एक होता है रासायनिक पाचन। एक आपका होता है भौतिक पाचन, दूसरा होता है रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन जो होता है यह बिना एंजाइम की सहायता से होता है, और जो रासायनिक पाचन होता है यह एंजाइम की सहायता से आपका डाइजेशन सिस्टम होता है। मनुष्य में पाचन जो होता है, दोनों पाचन भौतिक तथा रासायनिक पाचन होता है। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों पाचन तंत्र के मुख्य भाग। पाचन तंत्र के जो होते हैं, पाचन तंत्र के मुख्य भाग होते हैं और उनके कार्य। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मुख के बारे में। मुख के बारे में बात करते हैं। माउथ या इसे बोलते हैं ओरल कैविटी। माउथ या इसी को बोलते हैं हम ओरल कैविटी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे दांत जो होता है भोजन को चबाकर छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, जिसे चवड़क बोलते हैं। अब लार ग्रंथि जो होती है, यहाँ पर लार ग्रंथि सलाइवा स्रावित करते हैं, जिसमें टाइलिन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च और शर्करा में तोड़ता है। और आपका जो मुख है इसमें रासायनिक पाचन की शुरुआत हो जाती है। जो सलाइवा होता है, जिसे लार जो बोलता है, केमिकल डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। सलाइवरी ग्लैंड एमाइलेज जो है यह एक रासायनिक या एक केमिकल प्रोसेस है। बात करते हैं जो लार का स्रावर होता है, लार ग्रंथियों द्वारा जो लार का स्रावर होता है वो लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम लार ग्रंथियों में सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला भाग कौन सा है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबलैंगुअल। सबसे पहला जो हो गया सबलैंगुअल हो गया। दूसरा की बात करते हैं सबमैंडिबुलर में आता है। दूसरा जो है सबमैंडिबुलर में आता है। अगर तीसरी की बात करते हैं हम, तीसरा जो होता है पैरोटिड होता है। पैरोटिड अब बात करते हैं जो पैरोटिड होता है सबसे बड़ी ग्रंथि है। पैरोटिड की बात करते हैं, पैरोटिड जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जो आपका लार का स्रावर होता है प्रतिदिन 1.5 लीटर तक होता है। लार की प्रकृति जो होता है वह अम्लीय होता है। लार की प्रकृति जो होती है वह आपको अम्लीय देखने को मिलता है, मतलब एसिडिक देखने को मिलता है। और जो इसका पीएच वैल्यू होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है 6.8 होता है। इसका जो पीएच वैल्यू देखने को मिलता है 6.8 होता है। अब हम बात करते हैं लार के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम। लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। लार के अंदर आप लोग ऐसे जान लीजिए कि मतलब कि एक टाइलिन एंजाइम पाया जाता है और एक लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट तथा स्टार्च का पाचन करता है, जो कि लार एमाइलेज या टाइलिन कहलाता है। और जो लाइसोजाइम होता है यह भोजन में उपस्थित कीड़ों को मारता है। लाइसोजाइम का जो कार्य होता है भोजन में उपस्थित कीड़ों को मारने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भाग 2 में बात करते हैं ग्रसनी या फायरिनिक्स के। फायरिनिक्स क्या होता है। फायरिनिक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रसनी एक पेशी नली मस्कुलर ट्यूब है। क्या ग्रसनी जो है एक पेशी नली मस्कुलर ट्यूब होता है, जो मुंह और ग्रास नली ओसोफेगस के बीच स्थित होता है। जो माउथ और आपका जो ग्रास नली होता है उसके बीच यह स्थित होता है।
यह मुंह, नाक, गले को जोड़ने वाला हिस्सा होता है। जो आपका ग्रसनी होता है, फेरिंक्स, यह आपके मुंह, नाक और गले को जोड़ने का हिस्सा होता है और भोजन और वायु के मार्ग को नियंत्रित करता है, जो कि भोजन और वायु के मार्ग को नियंत्रित करता है। अब इसे आप आसान भाषा में समझिए कि यह भोजन तथा वायु के लिए एक समान मार्ग होता है। यह किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करता है, जिसे हम बोलते हैं फूड पाइप। जो आपका माउथ है यहाँ पर आप देखेंगे आसान भाषा में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका एक भाग निकला रहता है ऐसे ना। ये जो होता है जाकर सीधा आमाशय में मिलता है। क्या? आमाशय में मिलता है। ये जो आमाशय में जाकर आपको मिलता है सीधे, इसी को बोलते हैं फूड पाइप। इसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। और इसी में जब भोजन जाता है तो यह आपका प्रकुंचन दाब, मतलब उठा दबा रहता है, मतलब कहीं कहीं पर उठता है, कहीं कहीं पर दब कर जाता है। तो इसी प्रक्रिया को, जो उठता और दबता है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकुंचन दाब। अब हम बात करते हैं ईसोफेगस ग्रासनली के बारे में। ग्रासनली क्या होता है? तो ग्रासनली के बारे में बात करते हैं कि ग्रासनली क्या होता है। ग्रासनली जो है यह फूड पाइप की एक लंबी सीधी नली होती है। जो ग्रासनली है यह एक फूड पाइप की लंबी सीधी नली होती है, जो मुंह और पेट को जोड़ती है और भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचाने का काम करती है। अभी जो आपको बताया दोस्तों, वो तो इसका मतलब कि जो एसोफेगस हो गया ग्रासनली, वही इसका कार्य है। जो इसका फूड पाइप होता है, लंबी सीधी नली होती है जो कि मुंह से पेट तक यह जाता है, जो कि आमाशय और मुंह से जोड़ने का काम करती है, पहुंचाने का काम करती है। इसी को बोलते हैं ओसोफेगस या ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है, ग्रास नली की वे गति है जिनमें यह फैलकर तथा सिकुड़ कर भोजन को आमाशय में भेजती है, उसी को हम ओसोफेगस बोलते हैं या ग्रास नली कहते हैं। जिसे और इसी के दूसरे नाम से हम जानते हैं कर्माकुंचन गति कहलाती है। कर्माकुंचन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट है कि यह मुंह से शुरू होकर पेट तक जाती है। जो आपका ईसोफेगस है, ओसोफेगस जो है यह मुंह से शुरू होकर पेट तक जाती है। इसमें भोजन को नीचे ले जाने की प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। इसमें भोजन को नीचे ले जाने की प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं बनता है। जो आपका ईसोफेगस होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं बनता है, केवल भोजन को आगे बढ़ाया जाता है। क्या होता है इसमें? केवल भोजन को आगे बढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या होता है? यह आपका लास्ट भाग है, तो मतलब इसको पहले ले आ दिए। तो यहाँ पर आज समझ लीजिए, अब जो ब्रोंकाई होता है ट्रैकीय 2 शाखाओं में बटा होता है। ब्रोंकाई जो होता है ट्रैकीय 2 शाखाओं में बटा होता है। 2 शाखाओं में बढ़कर एक दाएं भाग में जाता है और दूसरा बाएं भाग में जाता है, जो कि दोनों फेफड़े में जाती है। मतलब जो दाएं और बाएं जाता है, ये दोनों फेफड़े में जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आमाशय, स्टमक के बारे में बात करते हैं। स्टमक का कार्य क्या है? स्टमक जो है भोजन को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम की मदद से आंशिक रूप से पचाता है। प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। आमाशय जो होता है, आमाशय में ही प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। यह भोजन को काइम नामक आर्द्र मिश्रण में बदलता है। जो आमाशय होता है भोजन को काइम नामक आर्द्र मिश्रण में बदलता है। इसे आसान भाषा में समझिएगा कि जो आमाशय होता है, जो स्टमक होता है, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा तथा थैलीनुमा भाग होता है। जो आमाशय होता है, पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा तथा थैलीनुमा भाग होता है और यह जेस्ट शेप आकार का होता है। और भोजन जो होता है आमाशय में जब जाता है तो भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे रहता है। आमाशय में जो भोजन होता है यहाँ 3 से 4 घंटे रहता है। आमाशय में पाचक रस बनते हैं। आमाशय जो होता है, आमाशय में पाचक रस बनता है। और पाचक रस जो बनता है, यह पाचक रस क्या बोलते हैं? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। इसे हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं।
अगर बात करते हैं इसका नेचर कैसा होता है, नेचर की बात करते हैं तो यह अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है, एसिड होता है। अगर इसकी बात मान लो कोई पूछ ले इसका पीएच वैल्यू क्या होता है ना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, तो आप इसका पीएच वैल्यू बताएंगे 1.5 से लेकर 2.5 तक 2.5 तक होता है। जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें अब बात करते हैं जो गैस्ट्रिक जूस होता है दोस्तों। गैस्ट्रिक जूस जो होता है यह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन एंजाइम में इसमें पाया जाता है म्यूकस सेलेस में। म्यूकस इसमें एक सेलेस में परत पाई जाती है जो कि यह बचाने का काम करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि जठर लाइपेज पाया जाता है। इसमें जो HCl का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है वह पेप्सिन को सक्रिय अवस्था में लाने के लिए एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है तथा HCl उसे अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जो इसमें मतलब पेप्सिन पाया जाता है सक्रिय अवस्था में लाने, पेप्सिन को सक्रिय अवस्था में लाने के लिए एक अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है जो कि यह HCl उसे अम्लीय अवस्था प्रदान करता है। तो आपको आमाशय के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो पीएच वैल्यू जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे 7 जो होता है उदासीन होता है। 7 से नीचे अगर आप आएंगे तो अम्लीय होता है, मतलब एसिड होता है। अगर 7 से ऊपर जाएंगे तो आपका बेस होता है, मतलब क्षार में आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या बोलते हैं स्वर तंत्र, लैरिंक्स के बारे में बात करते हैं। स्वर तंत्र क्या होता है, यह आपका बोलने वाला एक यंत्र होता है। क्या स्वर तंत्र जो होता है बोलने वाला एक यंत्र होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। स्वर यंत्र जो होता है इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। यह ध्वनि बनाने में मदद करता है और श्वास नली को सुरक्षा देता है। जो आपका स्वर यंत्र होता है इसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है और ध्वनि बनाने में मदद करता है, श्वास नली को सुरक्षा प्रदान करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से आप सबको कोई दिक्कत समझने में नहीं होगा, आप सबको आसानी से सब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की बात करते हैं। अगर हम इस छोटी आंत की बात करते हैं दोस्तों तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये सबसे लंबा भाग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है सबसे लंबा भाग होता है, 6 मीटर का लगभग 6 मीटर का होता है। 3 भाग जो होता है डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग डेड्यूनम होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। अब हम बात करते हैं यकृत, लीवर जो होता है, लीवर से पित्रस और अग्नाशय पैनक्रियाज से एंजाइम मिलते हैं। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन होता है। क्या यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन होता है। पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होता है छोटी आंत में। और पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है और यहाँ पर जो मतलब आपका भोजन होता है, यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत में आपका भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसके 3 भाग होते हैं, जेजुनम, डेड्यूनम और मतलब इलियम, ग्रहाड़ी जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं जो ग्रहाड़ी होता है ना, मतलब जो डेड्यूनम होता है, डेड्यूनम को अगर आप यहाँ पर बांटेंगे तो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है लीवर ना, एक हो जाता है लीवर और जो दूसरा भाग जो होता हो जाता है वह आपका पैनक्रियाज हो जाता है। डेड्यूनम जो आपका 2 भागों में बटा जाता है, एक लीवर और एक पैनक्रियाज। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत की। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, जो होता है ये जल और खनिज के लवण का अवशोषण करता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यह क्या बोलते हैं, जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है। अवशिष्ट पदार्थ को ठोस मल में बदलता है। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ठोस और को मल में बदलता है। बड़ी आंत जो होता है 4 टाइप की होती है। बड़ी आंत जो होता है 4 टाइप की होता है। इसमें जो पाया जाता है सीकम, कोलम, रेक्टम और एनस। इसके जो होते हैं 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, सीकम, कॉलम, रेक्टम और एनस। यहाँ पर अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे तो बड़ी आमाशय जो है यहाँ पर उपस्थित है। पैनक्रियाज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टमक आपको आमाशय यहाँ पर, ईसोफेगस ये आपको हो गया, सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर उपस्थित है
माउथ आपका ए हो गया, लीवर आपको ए होगा जो कि भूरे रंग का दिखाई दे रहा है, गॉल ब्लैडर आपका ए उपस्थित है जो कि लीवर से लगा हुआ सटा हुआ भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत आप देख पा रहे हो ए भाग हो गया, अपेंडिक्स जो है यहाँ पर आपको उपस्थित हो गया जो कि अपेंडिक्स की रेक्टम आपका ए हो गया, एनस जो कि गुदा है। इन प्रक्रियाओं के द्वारा माउथ से लेकर एन तक आपकी पाचन सिस्टम का दौर चलता रहता है। अब गुदा एनस की बात करते हैं तो मलद्वार के द्वारा पचे हुए अवशेषों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही एनस कहते हैं। एनस का कार्य क्या है? जो आप भोजन लेते हैं या कुछ भी आप अपशिष्ट पदार्थ के रूप में लेते हैं वह क्या करता है, वह उसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही एनस कहते हैं, उसे बाहर निकाल देता है। अब हम बात करते हैं पाचन एंजाइम। पाचन एंजाइम की बात करते हैं दोस्तों, तो एंजाइम जो होता है यहाँ पर आप देखने की कोशिश करेंगे, एंजाइम हो गया, कार्य हो गया और यहाँ पर कहाँ सक्रिय रहता है। तो जो डाइजेशन सिस्टम होता है इसमें 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एमाइलेज एंजाइम हो गया, पेप्सिन एंजाइम हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम की बात करते हैं, एमाइलेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? यह स्टार्च का पाचन करता है जो कि शर्करा के रूप में यहाँ कहाँ सक्रिय रहता है? माउथ में उपस्थित रहता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के रूप में पेप्टाइड का कार्य करता है जो कि आमाशय में उपस्थित रहता है। ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो यह पेप्टाइड और अमीनो एसिड का कार्य करता है जो कि छोटी आंत में उपस्थित रहता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये अब बात करते हैं लाइपेज जो हो गया। लाइपेज में बात करते हैं वसा जो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का कार्य करता है जो कि यह भी स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित होता है। यह पाचन एंजाइम का कार्य हो गया यहाँ से। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों श्वसन रिस्पायरेशन। बात करते हैं श्वसन रिस्पायरेशन क्या है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे श्वसन रिस्पायरेशन क्या है, तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा एटीपी प्राप्त की जाती है। श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में तोड़कर ऊर्जा या एटीपी प्राप्त की जाती है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। यह आप यहाँ पर देखेंगे श्वसन एक जैविक क्रिया है। क्या? श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें कोशिकाएं ऑक्सीजन की मदद से भोजन ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करती हैं, जिससे शरीर के कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसी को बोलते हैं श्वसन या रिस्पायरेशन। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि जो भोजन होता है, भोजन प्लस ऑक्सीजन जो होता है, ऊर्जा एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, एक रिएक्शन दिया गया है। रिएक्शन को आप आसानी से समझ पाएंगे। भोजन और ऑक्सीजन से जब भोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाता है तो आपको एटीपी प्राप्त होता है। एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। तो एटीपी जो होता है ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कार्य करता है। एटीपी जो है यह ऊर्जा के रूप में कार्य करता है जो कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही असली ऊर्जा है जिसे हम कोशिकाएं उपयोग करती हैं, मतलब सेल जो होती हैं वह उपयोग करती हैं। अब हम बात करते हैं श्वसन जो होता है शरीर के अंदर कोशिकाओं में होता है। जो आपका रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है वह कोशिकाओं में होता है, मतलब शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे हम कोशिका श्वसन या सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेलुलर रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, तो श्वसन शरीर के अंदर कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन या कोशिका श्वसन भी कहते हैं। आगे आप देखने की कोशिश करेंगे इसमें, तो इससे मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग चलने, सोचने, पाचन, वृद्धि और हर जैविक क्रिया में होता है। जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आपका अनेकों कार्य रुक जाएंगे। क्या? जैसे आप ऊर्जा का उपयोग करने, ऊर्जा आपको नहीं, जब एनर्जी रहेगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। चलने, सोचने, पाचन, वृद्धि और जैविक क्रियाओं में ये सब आपको मदद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि श्वसन के प्रकार। श्वसन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनारोबिक। क्या? एरोबिक रिस्पायरेशन। क्या? श्वसन जो होता है 2 प्रकार के होता है। क्या? श्वसन के प्रकार की बात करते हैं। श्वसन जो होता है 2 प्रकार के होता है। सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन या एरोबिक श्वसन। यह वह श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है और अधिक ऊर्जा मिलती है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है यह वह श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ग्लूकोज पूरी तरह से टूटता है और अधिक ऊर्जा मिलता है। अगर आप इसका उत्पाद देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP ना,
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस एटीपी जो कि ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। अगर आप एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, एग्जाम्पल में मनुष्य दौड़ते समय एरोबिक श्वसन करता है ना। मनुष्य जब दौड़ता है तो वह एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, जो कि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वह ऑक्सीजन लेता रहता है, तो यह एरोबिक रिस्पायरेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? जो कि ऑक्सीजन की बिना उपस्थिति के कारण होता है। क्या? यह वह श्वसन है जो कि जहाँ मतलब जो बिना ऑक्सीजन के होता है। ग्लूकोज आंशिक रूप से टूटता है, ऊर्जा कम मिलती है। क्या? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज जो है आंशिक रूप से टूटता है, ऊर्जा कम मिलती है। उत्पाद की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड जो मानव में, क्या लैक्टिक एसिड मानव में ब्रोमीन या एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनाने से थकावट होती है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मांसपेशी जो होती है इसमें लैक्टिक एसिड बनाने से थकावट होता है। एग्जाम्पल में अगर लेंगे आप, एग्जाम्पल में ईस्ट कुछ बैक्टीरिया हमारे मांसपेशियों में अधिक व्यायाम के समय ना। अगर आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन की दिक्कत है तो आपको बहुत कुछ देखने को समस्या मिल सकती है, जिसमें ईस्ट कुछ बैक्टीरिया और हमारे मांसपेशियों में अधिक व्यायाम के समय यह सब देखने को कमी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानव में श्वसन तंत्र। क्या मानव में जो श्वसन तंत्र होता है इनके मुख्य भाग होते हैं। तो मुख्य भाग के नाम से जान लेते हैं। मुख्य भाग के कौन कौन से नाम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नासिक छिद्र। क्या सबसे पहले जो हो गया नासिक छिद्र हो गया। श्वास नली जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। फेफड़े लंग्स हो गए एल्वुलाई, जिसे एल्वुलाई। इनके जो श्वसन तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र के भाग तो अनेक होते हैं, लेकिन जो इनके मुख्य भाग होते हैं वो 4 होते हैं। क्या? नासिका छिद्र, श्वास नली, फेफड़ा और एल्वुलाई। अब प्रक्रिया की बात करते हैं। इनमें जो प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन अंदर ली जाती है। सबसे पहला पॉइंट, क्या ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्या? ग्लूकोज जो है ग्लूकोज से प्रतिक्रिया करके ऊर्जा प्राप्त करती है, उत्पन्न करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह बाहर निकाली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एटीपी क्या है। अगर हम बात करते हैं एटीपी क्या है तो एटीपी सबसे पहले आप देखेंगे एटीपी का फुल फॉर्म। एटीपी का फुल फॉर्म आप सब लिख लीजिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। यह ऊर्जा की मुद्रा में एनर्जी करेंसी कहलाती है। एटीपी जो है अगर ऊर्जा की बात की जाती है तो यह ऊर्जा ही देता है जो कि एनर्जी करेंसी के रूप में कहलाता है। सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। आप कोई भी जैविक क्रिया कर रहे हैं उसके लिए आपको एटीपी की आवश्यकता पड़नी ही है। एटीपी से आप बच नहीं सकते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा के रूप में आपको मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करके बताना है वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 ले आएंगे। उसमें जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए उसको उसमें हम ऐड करेंगे, और अलग से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हम क्वेश्चन ऐड करके ले आएंगे। तो दोस्तों अपनी पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।